तो नए सिलेबस में क्या बदलाव हुए हैं, ऐसे समझिए कि हटाया क्या गया है। प्री हो या मेंस हो, विश्व भूगोल नहीं पढ़ना है। अब आयोग जो प्री में आते थे यूनिट 10, उसकी जगह जनजाति डाल दी गई हैं। जोड़ा क्या गया है मेंस में, भारतीय अर्थव्यवस्था पेपर 3 में डाल दिया गया है, प्रबंधन पेपर 4 में डाल दिया गया है एथिक्स के साथ, हिंदी में भी कुछ रस छंद डाले गए हैं। तो सिलेबस को डिटेल में डिकोड करेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में जो आपके सवाल आए हैं उनके जवाब मैं दूंगा। आप लोग काफी परेशान हैं, तो इसमें केवल हम लोग सवालों पे ही चर्चा करेंगे और डिटेल डिस्कस जो होगा, क्या क्या बड़ा बदलाव हुआ है उसके पॉइंट को डिकोड करेंगे, वो हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है। जैसे ही बाजार में ये खबर आई कि एमपीपीएससी अपना सिलेबस बदलने वाला है, मानो इस बाजार में भूचाल सा आ गया हो। प्रश्नों की बौछार होने लगी। कुछ प्रश्नों के छींटे तो मेरी तरफ भी आए, लेकिन मैं विचलित नहीं हुआ, क्योंकि मैं आपदा में अवसर ढूंढना जानता हूं। मदमस्त आयोग ने जो कल कारनामा करके दिखाया है, वो तो इतिहास में दर्ज होगा। पहले कट ऑफ दिया, फिर रिजल्ट दे दिया। बच्चे उस गम से उभर ही पा रहे थे कि सिलेबस चेंज कर दिया, और भगदड़ मच गई। न केवल छात्रों में, कुछ शिक्षकों को भी मैंने विचलित होते हुए देखा। मैं ये मानता हूं कि जब तक आप किसी परिस्थिति का स्वयं से कोई मूल्यांकन नहीं करेंगे, आप उसकी वास्तविकता नहीं समझ पाएंगे। और ये मैं संवाद छात्रों से करना चाह रहा हूं। गलती आप लोगों की है। आप लोग इसीलिए परेशान हो रहे हो क्योंकि आपने नए सिलेबस को अच्छे से देखा नहीं, उसको डिकोड नहीं किया। बस आपने उसकी बाहरी परत देखी और उस बाहरी परत के स्ट्रक्चर को देख के आप डर गए। अगर आप उसको अच्छे से निहारते तो ये समझ में आता कि बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं है, और अगर ये परिवर्तन है भी तो इसको आशावादी रूप में लेना चाहिए। और जिस छात्र के अंदर आशावादी गुण नहीं है, उसे इस एग्जाम को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब आप प्रशासक बनकर जाओगे, एसडीएम और डीएसपी, और आपके अंदर वो निराशावादी गुण है, तो कहीं ना कहीं वो समाज के लिए ही हानिकारक हो सकता है। अब ये कहने में बड़ी ही आदर्शवादी बातें लग सकती हैं मेरी, कि सर कहना आसान है, जब उसको हम अप्लाई करने जाते हैं तो मुश्किल हो जाता है। मुश्किल क्यों हो जाता है? क्योंकि जहन में कई सारे सवाल हैं जो मन को शांत नहीं होने दे रहे हैं। तो आपके उन्हीं कुछ सवालों के जवाब हैं जो सिलेबस से लेकर हैं, पहले मैं उनको डिस्कस कर लेता हूं। और मैंने कोशिश की है कि उन कॉमन सवालों को लूं जो सबके लिए लगभग एक जैसे हैं। बावजूद इसके अगर किसी को परेशान होना है तो वो उसका व्यक्तिगत सुख है, क्योंकि कुछ लोगों के अंदर भी होता है कि फालतू की परेशानी को सोचकर और परेशान होना उनकी ये गुणवत्ता की निशानी है। कुछ लोग तो इसीलिए परेशान हो जाएंगे कि अफ्रीका के लोग काले क्यों होते हैं, इसी चिंता में रोटी खाना छोड़ देंगे। तो अनावश्यक अगर चिंता करना चाह रहे हो तो वो आपके ऊपर है, पर वास्तविकता को समझना चाह रहे हो तो कुछ प्रश्नों से इस नए सिलेबस की कुछ शंकाओं का समाधान हो सकता है। बावजूद अगर कुछ दरारें रह जाएं समाधान की, लगता है कि सर दरारें रह गई हैं, तो मेरा नंबर है, मुझे कॉल कीजिए। मैं हर संभव प्रयास करूंगा आपकी दरारों का समाधान करने के लिए। इंदौर में बहुत अच्छी अच्छी कोचिंग है, आप वहां पर जाकर भी अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं। सिलेबस को लेकर सभी टीचरों से डिस्कस कर सकते हैं, कोई भी टीचर आपको गलत रास्ता नहीं दिखाएगा। चलिए देखिए क्या है कुछ सब जो प्रश्न मैं समझ पाया हूं। सबसे पहला प्रश्न जो आप बच्चों के जहन में आ रहा है कि सर जो ये नया सिलेबस चेंज हुआ है, क्या यह एमपीपीएससी 2023 में भी लागू होगा? क्योंकि अभी तो पीएससी 2023 का रिजल्ट भी आ गया है और इसमें कई बच्चे पास हुए हैं। उनको तो मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं, और मैं ये सलाह भी देता हूं कि अच्छे तरीके से मेंस पर फोकस करो और ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग करो, या फिर आंसर राइटिंग की टेस्ट सीरीज लगा लो। अब प्रश्न है कि सर क्या यह नया सिलेबस एमपीपीएससी 2023 पर लागू होगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन इससे पहले आ चुका था, और जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है तो उसमें सिलेबस को अटैच करके दिया जाता है कि हम आपसे ये पूछने वाले हैं। दूसरा, एमपीपीएससी 2023 का प्री हो चुका है, परिणाम भी घोषित हो चुके हैं, तो अब इसमें कहीं भी शंका नहीं है कि नया सिलेबस इसमें लागू किया जाएगा। तो एमपीपीएससी 2023 का मेंस जो लगभग 11 मार्च से 16 मार्च तक होने वाला है, उसमें
पुराने सिलेबस के आधार पर ही आपको तैयारी करके जानी है। इसीलिए मैं एक बार फिर से दोहरा दूं कि इस नए सिलेबस का प्रभाव उन बच्चों पर बिल्कुल नहीं पड़ेगा जिन्होंने हाल ही में MPPSC 2023 का प्री पास किया है। यह नया सिलेबस MPPSC 2024 प्री के एग्जाम से लागू होगा। पॉइंट समझना, एग्जाम से लागू होगा। कब से लागू होगा? 2024 से। यहां पे लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि यह राज्य सेवा प्रारंभिक राज्य मुख्य परीक्षा 2024 से प्रभावशाली होगा, यानी 2023 में इसका कोई रोल नहीं है। आशा करता हूं कि एक प्रश्न तो आपका क्लियर हो ही गया होगा। तो जो 2024 में प्री होने वाला है 28 अप्रैल को, वो इस नए सिलेबस के अकॉर्डिंग होने वाला है। अब प्री में ज्यादा बदलाव नहीं आए हैं, जो जो बदलाव आए हैं उन बदलावों पर मैं अभी चर्चा कर लूंगा। दूसरा प्रश्न ये है, क्या फिर से बदलेगा सिलेबस? कि सर ऐसा तो नहीं है कि सर जैसे तैसे तो हम ये वाला रट पाए थे सर, और जब हम रट कर फुर्सत हुए तो मालूम चला रातों रात फिर से एक रटोना है। ये तो वही बात हुई कि सर उनको भूलकर किसी नए को अपनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पुराने वाले को कैसे भूला जाए सर? मुश्किल तो है पुराने वालों को भूलना, लेकिन जब नया आता है, समय बदलता है, तो स्वीकार भी करना पड़ता है। प्रश्न ये है कि सर क्या फिर से बदलेगा सिलेबस? मेरा जवाब है, हर 4 से 5 साल में MPPSC अपना सिलेबस बदल देता है। 2018 में बदलाव हुआ था सिलेबस का, 2024 है, बदलाव हो गया, तो अगला सिलेबस का बदलाव 2028 के आसपास होगा। मेरे हिसाब से इतना समय पर्याप्त है आपके सिलेक्शन के लिए। कुछ बच्चे ऐसे भी सुन रहे होंगे जिन्होंने अभी कक्षा 12 पास किया है और शायद उनका पहला अटेम्प्ट 2027 में जाकर हो, तो उनसे ये कहूंगा कि इतना लंबा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बदलाव होता है तो उस पर आपका नियंत्रण तो होगा नहीं, और जिस पर आपका नियंत्रण नहीं है उसके बारे में सोच के परेशान ही क्यों होना, खासकर उसके बारे में जो हाल फिलहाल आने वाला नहीं है, बहुत भविष्य में आने वाला है, वो भी 4 साल के बाद। तो आज वर्तमान क्यों खराब कर रहे हो? आपका कर्म है पढ़ाई करना, सिलेबस बदलेगा, एग्जाम निकलेगा, इन सब मुद्दों से अपने पढ़ाई का ध्यान ना भटकाएं और पूरा फोकस पढ़ाई पर करें। टेस्ट सीरीज लगाएं, रिवीजन करें, नोट्स बनाएं। अगला प्रश्न है कि सर MPPSC 2024 वालों को फायदा होगा या नुकसान होगा? ये आपकी सोच के ऊपर निर्भर करेगा कि आप आशावादी हैं या निराशावादी हैं। अब इसमें ऐसे बच्चे, इसको 2 कैटेगरी में बांट लेता हूं MPPSC 2024 को। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पिछले 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं और मानकर चलना कि उनका 2022 प्री नहीं हुआ और 2023 भी प्री नहीं हुआ, तो पिछले 2 साल से वो पुराना वाला सिलेबस रगड़ने में लगे हुए थे, पर 1-2 नंबर से ह्यूमन एरर के कारण वो एग्जाम पास नहीं कर पाए। माने पेपर उनसे पूरा बन रहा था, पर एक गलती ऐसी हो गई कि गोला गलत भर दिया है या टिक गलत लगा दिया और बाउंड्री पे जाके बाहर हुए हैं। ऐसे बच्चों को निश्चित तौर पर थोड़ा सा नुकसान होगा। मैंने शब्द यूज किया है थोड़ा सा, क्योंकि जो नुकसान थोड़ा सा होता है उसकी भरपाई भी की जा सकती है, और भरपाई करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि नए नए पॉइंट कौन से ऐड हुए हैं और उसमें ऐसा क्या विशेष है जो मैं स्वयं से तैयार नहीं कर सकता। तो जो पुराने बच्चे मुझे सुन रहे हैं, बस आप ये देखिए कि सिलेक्शन कितने % पर होता है। प्री में 80 क्वेश्चन सही करने या 81 क्वेश्चन सही करने पर सिलेक्शन हो रहा है, और मेंस में 60% बनाने पर सिलेक्शन हो रहा है। और आप यकीन मानिए कि सिलेबस में जो बदलाव हुआ है वो 60% तो बदलाव नहीं हुआ है, 18 से 20% बदलाव हुआ है, और लगभग पॉइंट इधर के उधर कर दिए गए हैं। अर्थ तो उनका वही निकल रहा है, और 2-3 बिल्कुल नए पॉइंट जुड़े हैं, उनके हम नोट्स बना लेंगे। एक तो ये रास्ता है परेशान होने से बचने का कि जो मुसीबत हमारे सामने आई है उस मुसीबत को हल करने के लिए हम खुद के नोट्स बना लें, या फिर हाय तौबा करते रहें कि हाय दैया हाय अम्मा सिलेबस चेंज हो गया, अब क्या करें। तो आपके ऊपर है कि आप इसको आपदा मान रहे हो या अवसर मान रहे हो। जो बच्चे नए हैं, यानी जिन्होंने स्टार्टिंग ही किया है, उनकी तो बल्ले बल्ले है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बराबर हो गया। अब जो बच्चा 2 साल से लगा हुआ था, अचानक से वो उसकी पूरी तैयारी कहीं ना कहीं नीचे स्तर पर चली गई, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो उसको काम ही नहीं आएंगे। जियोलॉजी काम नहीं आएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी काम नहीं आएगा, तो आप उन चीजों को पढ़ने से बच गए। इसमें शिक्षकों का, कोचिंगों का भी नुकसान हुआ। कईयों की तो नोट्स से कमरे भरे हुए हैं, वो बर्बाद हो गए हैं नोट्स।
तो ये एक अलग प्रभाव है सिलेबस चेंज करने का, जो कि हमेशा हर बार होता है। तो एमपीपीएससी 2024 में मैं ये मानता हूं कि जो नया छात्र है वो फायदे में है, वो जो पुराना छात्र है वो फायदे में तो है, लेकिन मेहनत करके। मैं दोनों तरफ फायदे में कैसे बोल सकते हो, देखो पुराना चावल ही होता है, इसको अनुभव हो चुका है 2 साल का, तो लगभग इसका 50 से 5% से ज्यादा सिलेबस कंप्लीट है। अब उसको केवल नए टॉपिक इसमें ऐड करना है तो 80% आराम से वो पहुंच जाएगा। इन भाई को शुरू से लेकर एंड तक मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत तो है, ऐसा नहीं है फायदे का मतलब कि घर बैठे काम हो जाएगा। नैया पार का क्या विचार है, यह जो सिलेबस बदला है, बदलना चाहिए था या नहीं बदलना चाहिए था? नैया पार स्पष्ट रूप से बोलता है कि यह सिलेबस बदलना चाहिए था। नैया पार मानता है कि यह सिलेबस पिछले सिलेबस से बहुत उत्कृष्ट है, बहुत समझदार किसी व्यक्ति के द्वारा डिजाइन किया गया सिलेबस लग रहा है, और यह सिलेबस महत्वपूर्ण होने के साथ साथ मुझे प्रासंगिक लग रहा है। मैं ये मान सकता हूं कि यह संदर्भपूर्ण सिलेबस है, यानी यह सिलेबस ना तुमको केवल किताबी ज्ञान देगा, व्यवहारिक ज्ञान पर भी बहुत आपका ध्यान आकर्षित करेगा, पर डिपेंड करेगा कि विषय पढ़ाने वाला टीचर कैसा है। अगर विषय पढ़ाने वाला टीचर वही रट्टू तोता वाला है तो शायद है कि इस दिए गए विषय के आयामों को वो उतने अच्छे से ना खोल पाए, और जो इस विषय का मूल तत्व है वो बच्चों तक ना पहुंच पाए। तो इसमें अब शिक्षकों के लिए भी चैलेंज है। मैं मानता हूं कि अभी तक जिस पद्धति से आप लोग पढ़ाते हुए आए थे, रट्टा पद्धति से या 2-4 फैक्ट पढ़ाकर काम हो जाता था, अब कहीं ना कहीं संघर्ष तो करना पड़ेगा। तो मैं इस बात को लेकर बहुत खुशी हूं कि इसमें तार्किक विश्लेषण वाले क्वेश्चनों को बड़े अच्छे से हम बना सकते हैं, नए नए टॉपिकों के आयाम खोल सकते हैं। तो इस हिसाब से मैं कहूंगा कि यह सिलेबस बदलाव बहुत सकारात्मक है। अब सच में एक ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों का चयन हो सकता है जो धरातल पर जाकर काम करेंगे और उतने उस ज्ञान को व्यवहार में ले भी सकेंगे। पहले ऐसा संभव नहीं लग रहा था मुझे, अब लेकिन कुछ हद तक संभव लग रहा है। दूसरा मेरा ये विचार है कि जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बोलूं इतिहास, अब इतिहास को उन्होंने इस प्रकार से डिजाइन किया है कि आपको केवल फैक्ट नहीं पढ़ना है, जो कि मैं आगे सिलेबस में समझाऊंगा थोड़ा थोड़ा। इतिहास में अब दर्शन और संस्कृति की बात हो रही है, और जब आप ऑफिसर बनकर बैकग्राउंड पर जाते हैं, ऑफिसर बनकर ग्राउंड लेवल पर जाते हैं काम करने के लिए, फील्ड पर काम करते हो, तो तुमको वहां ये याद रहना जरूरी नहीं है कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ। इससे फील्ड की समस्या हल नहीं होगी। लेकिन अगर तुमको जिस फील्ड में गए हो उसका प्रोस्पेक्टिव समझ में आ रहा है, कि उस फील्ड का दर्शन समझ में आ रहा है कि इतिहास में इसकी क्या भूमिका थी, उस फील्ड का संस्कृति समझ में आ रहा है, तो आप मानो कि वहां के लोगों से आसानी से कनेक्ट हो सकते हो। और याद रखना, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनजातियां हैं, और इस बार बड़ी खुशी हुई है कि उन्होंने अलग से एक यूनिट जनजातियों के लिए जोड़ी है। क्योंकि जब आप अधिकारी बनते हो तो टाटा बिरला से तो सीधे मुलाकात होगी नहीं, हो सकता है आप इंडस्ट्री क्षेत्र में चले जाओ तो वहां पे बड़े बड़े बिजनेसमैन मिले, और स्वाभाविक है बड़े बड़े लोगों से आपकी मुलाकात होगी, पर मैक्सिमम जो आपके पास हेल्प मांगने आएंगे वो तो गरीब आदमी होंगे, निचले आदमी होंगे, मध्यम वर्ग निम्न आय वाले आदमी होंगे। और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आपका टकराव होगा जनजातियों से। तो हाई फाई लोगों के बारे में पढ़ने से क्या मतलब, जनजातियों के बारे में पढ़ोगे, उनके व्यवहार को समझोगे, तो व्यवहारिक रूप से जाकर आप अप्लाई कर पाओगे। क्योंकि मेन इंटरेक्शन तो आपको उन्हीं से होगा। अगर उनसे आप पहले से पढ़ के उनके बीच की धारणा बना सकते हो कि ये लोग ऐसे होते हैं, ऐसा कल्चर होता है, इनसे ऐसे बात करनी चाहिए, अगर कोई विवाद अगर हो जाए तो ये किस भाषा को समझते हैं, जो प्यार की भाषा होती है, तो शायद उस विवाद को कम किया जा सकता है। मेरा ये मानना है किसी विवाद को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है वार्तालाप। वार्तालाप तब अच्छा हो सकता है जब आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हो। और बहुत अच्छे से जानने का तरीका एक ये है कि आपकी मुलाकात करा दी जाए या उसके बारे में पढ़ा दिया जाए। तो मैं इस चीज़ की तारीफ करूंगा कि उन्होंने जनजाति के चैप्टर को जोड़कर एक बहुत सराहनीय काम किया है, और सच में यह है मध्य प्रदेश के नए प्रशासनिक अधिकारियों को बहुत हेल्पफुल होगा। जो ट्रेनिंग में सिखाया जाता था वो यहाँ पे पढ़ पाएंगे। कुछ नाराजगी भी है इसको लेकर कि कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जो आपको यहाँ पे रखने चाहिए थे, जैसे आपने इंडियन ज्योग्राफी को रखा, वर्ल्ड ज्योग्राफी को नहीं रखा। अब मेरा तो ये नाराजगी है कि बिना बाप के लड़का पैदा हो सकता है क्या? आपने कहा है कि इंडियन ज्योग्राफी पढ़कर आइए और वर्ल्ड ज्योग्राफी है नहीं। आपने कहा आपदा प्रबंधन पढ़कर आइए, वर्ल्ड ज्योग्राफी है नहीं। आपदा प्रबंधन में अगर मैं भूस्खलन पढ़ाऊंगा तो भूस्खलन के लिए चट्टानों का ज्ञान होना जरूरी है, वो वर्ल्ड ज्योग्राफी में होना चाहिए था, पर आपने वो टॉपिक हटा दिया।
अब इसके दो पहलू हो सकते हैं। पहला ये कि मध्य प्रदेश का अधिकारी विदेश नहीं जाता, वैश्विक चीज़ों से मतलब नहीं है, इसलिए विश्व भूगोल क्यों पढ़ाना चाहिए। लेकिन दूसरा डायमेंशन ये है, विश्व भूगोल में केवल पर्यटन वाला क्षेत्र हटाकर भौतिक लक्षणों को शामिल किया जा सकता था, जिससे कि भारत के भूगोल और मध्य प्रदेश के भूगोल के साथ साथ आपदाओं में भी भूमिका बनाने में हेल्प होती। पर मुझे लगता है सिलेबस बनाने में यहाँ पे चूक हुई आपसे। बाकी शेष सिलेबस की मैं सराहना करता हूँ, मैं सिलेबस से बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ। खासकर जो नए नए टॉपिक जोड़े गए हैं वो सच में नए प्रशासक बनाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। अब क्या क्या नए नए पॉइंट जोड़े गए हैं उन पर हम बात करेंगे अभी। अब इधर देखो, नैया पार कैसे हेल्प करेगी आपका। अब देखो, नैया पार में जो मेंस है, जो मुझसे बनता है थोड़ा बहुत, है ना, जो भी पढ़ाता हूँ एमपीपीएससी के लिए मेंस ही पढ़ाता हूँ, थोड़ा बहुत जो भी मुझसे बन जाता है उसमें मेंस में एक तो मैं ज्योग्राफी की क्लास लेता हूँ, भूगोल की, जितना मुझसे बनता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और मेरी जो प्रमुख क्लास है वो इकोनॉमिक्स के लिए है, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए। क्योंकि यूपीएससी मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स से किया है, तो दोनों विषयों में मुझे पढ़ने में रुचि है और थोड़ा बहुत पढ़ा भी लेता हूँ। पर जब से सिलेबस चेंज हुआ था मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ाना छोड़ दिया था, क्योंकि 30 नंबर के इकोनॉमिक्स के लिए मैं उतना इनपुट नहीं देता था। अब 150 नंबर की इकोनॉमिक्स आ गई है तो वापस से मुझे बाजार में उतरना पड़ेगा। और इकोनॉमिक्स का भी लेवल बहुत अच्छा है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। और जो भूगोल आप देख रहे हो यह भी 150 नंबर का है। तो मेंस में अगर देखोगे ध्यान से तो लगभग 300 नंबर तो सीधा सीधा मैं ही आपको पढ़ा दूंगा, या मैं कहूं गुणवत्ता के साथ पढ़ा दूंगा। अगर मेरी बातें तुम्हारी खोपड़ी में घुसती हैं तो मैं आपके काम का हूं, और मेरी बातें तुम्हारे खोपड़ी में नहीं घुसती हैं तो मैं तुम्हारे काम का नहीं हूं। और मेरा यह मानना है कि कोई चीज़ अगर किसी के काम की नहीं हो तो फिर उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। समझ पा रहे हो? तो अगर लगता है कि नहीं इस मास्टर की बात दिमाग में जाती है, खोपड़ी में टच करती है, तो फिर आप जुड़िए नैया पार से। आइए थोड़ा सा प्री के सिलेबस पर देख लेते हैं एक नज़र। हमें मालूम है कि जो प्रारंभिक परीक्षा होती है वो वस्तुनिष्ठ होती है, जो लिखित परीक्षा होती है वो मुख्य परीक्षा लिखित होती है, और फिर साक्षात्कार होता है। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 से प्रभावी होगा नया पाठ्यक्रम, जिसमें सामान्य अध्ययन फर्स्ट पेपर में आता है, सेम वैसा ही पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में क्या दिया गया है, इतिहास यूनिट 1, दूसरी यूनिट में मध्य प्रदेश का इतिहास एवं साहित्य, तीसरी यूनिट में भारत का भूगोल, चौथी यूनिट में मध्य प्रदेश का भूगोल, पांचवी यूनिट में भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, छठवीं यूनिट में भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, सातवीं यूनिट में विज्ञान पर्यावरण एवं स्वास्थ्य, आठवीं यूनिट में अंतर्राष्ट्रीय एवं मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाएं करंट अफेयर्स, नौवीं यूनिट में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, और 10वीं यूनिट में जो पहले आयोग हुआ करते थे उसको हटाकर मध्य प्रदेश की जनजातियां, उनकी विरासत, उनके लोक सांस्कृतिक लोक साहित्य। मैं इसकी बहुत ज़्यादा सराहना कर रहा हूँ। अगर आप देखोगे तो सिलेबस में कितना बदलाव मोटा मोटा आपको समझ में आएगा। एक तो यूनिट 10 आयोग हटा दिए गए हैं प्री में, और विश्व भूगोल हटा दिया गया है। बाकी लगभग बिल्कुल वैसा ही, थोड़ा बहुत एडजस्टेबल मिलता जुलता सिलेबस है, बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। तो विश्व भूगोल हट गया है, अब प्री में विश्व भूगोल नहीं पढ़ना है कहीं भी, और आयोग नहीं पढ़ना है। तो सर भूगोल में कौन कौन से भूगोल पढ़ने हैं? स्टार्टिंग ही होता है, देखिए मध्य प्रदेश पहले पढ़ना है, भारत का इतिहास, मध्य प्रदेश का इतिहास, भारत का भूगोल, इसमें कहीं भी विश्व का भूगोल नहीं दिख रहा है हमको, और मध्य प्रदेश का भूगोल, विश्व भूगोल कहीं नहीं पढ़ना है, और यूनिट 10 में आयोग नहीं पढ़ने हैं, अब जनजातियां पढ़नी हैं। और इसकी मैं खुल के तारीफ करता हूं, और मैं आभार भी व्यक्त करता हूं कि आपने एक ऐसे टॉपिक को जोड़ा है जिससे एक एस्पिरेंट सच में उस आबादी से संपर्क कर पाएगी जो आबादी सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व करती है एक विशेष समुदाय के रूप में, जो है जनजातियां। और अधिकांश इन्हीं नीचे तबके लोगों से हमारा इंटरेक्शन होगा अधिकारी बनने के बाद, तो क्यों ना इनके बारे में बहुत अच्छी जानकारी हो। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जानकारी आपको या तो रट्टा पद्धति से मिले, अगर कोई टीचर रट्टे वाला फंस गया इसमें तो इस पूरे टॉपिक में एकदम गुड़ गोबर कर देगा वो। और कोई टीचर सच में वो फंस गया जिसको समझ है जनजातियों की, जो इंटरलिंक कर पाए, कोरिलेशन खोल पाए,
तो ये टॉपिक बड़ा मजेदार होने वाला है, वो डिपेंड करेगा सामने वाले टीचर के ऊपर। जो प्रारंभिक परीक्षा होती है प्री, उसमें जो सेकंड पेपर है ये तो सब लोग नॉर्मली छोड़ ही देते हैं, तैयार कौन करता है, ये तो इतना सरल आता है कि सब लोग इसमें पास मार्किंग ले ही आते हैं, प्री में नंबर जुड़ते नहीं है, पास मार्किंग होता है। तो ये टॉपिक हैं जो हमको पढ़ के जानी है, कुछ इस प्रकार से ऐड किए गए हैं। उसमें लिखा है 10वीं कक्षा के स्तर के हिंदी भाषा की बोधगम्यता कौशल से संबंधित प्रश्नों का परीक्षण प्रश्न पत्र में केवल हिंदी भाषा के उद्धरणों के माध्यम से अंग्रेजी अनुवाद उपलब्ध कराए बिना किया जाएगा। तो इस प्रकार से चीज़ों को समझना है, बहुत ईजी है सेकेंड पेपर। कुल मिला के प्री में फर्स्ट पेपर में 2 बदलाव हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं है और आयोग नहीं है, बाकी लगभग एक जैसा है। अब आते हैं मुख्य परीक्षा की तरफ। 2024 से लागू होगा, 2023 में लागू नहीं होगा। यहाँ पर मैं कुछ चीजें बता दूं आपको। जो पेपर फर्स्ट होगा, प्रथम प्रश्न पत्र होगा, इसमें इतिहास है और भूगोल है, दोनों 150 नंबर के हैं। इस हिसाब से पहला पेपर 300 नंबर का होगा, 3 घंटे का पेपर होगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आएगा। ठीक इसी प्रकार से दूसरा पेपर भी 3 घंटे का 300 नंबर का, तीसरा पेपर भी 3 घंटे का और 300 नंबर का है। दूसरे पेपर में राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र होगा, तीसरे पेपर में अर्थव्यवस्था होगी 150 नंबर की और विज्ञान तकनीक होगा 150 नंबर का। फिर आते हैं हम लोग चौथे पेपर में, जो पहले कम का था अब उसमें 100 नंबर एक्स्ट्रा ऐड कर दिए गए हैं। तो यह भी अब 3 घंटे का कर दिया गया है, जिसमें 150 नंबर का दर्शन कर दिया है और 150 नंबर का प्रबंधन कर दिया है। पांचवें पेपर में हिंदी है 200 नंबर की, समय है 2 घंटे और निबंध में टाइम बढ़ा दिया है, ये अच्छा किया है। इसमें निबंध है 100 नंबर का और 2.5 घंटे का पेपर होगा यह केवल हिंदी में आएगा। बाकी सभी पेपर हिंदी और अंग्रेजी में आएंगे। 2 पेपर ऐसे हैं जो हिंदी में आएंगे, कौन कौन से, एक हिंदी का और एक निबंध का। अच्छा, कुल योग कितना बन रहा है? पहले 1400 हुआ करता था, अब यह 1500 होगा, यानी कि 100 नंबर बढ़ा दिए गए हैं। और 100 नंबर में कौन सा वाला टॉपिक जोड़ा गया है? प्रबंधन वाला, व्यक्ति विकास वाला, जो कि चतुर्थ पेपर एथिक्स वाले पेपर में जोड़ा गया है। पहले जो इंटरव्यू होता था 185 नंबर का होता था, 10 अंक बढ़ाकर अब 175 नंबर का होता था, अब 185 नंबर का होगा। तो इस हिसाब से 1685 का पूर्णांक हो गया है हमारा। पहले 1575 का पूर्णांक हुआ करता था, पहले 1575 का पूर्णांक हुआ करता था। तो ये बदलाव हुआ है। कुछ प्रश्नों में बदलाव हुए हैं क्या? एक तो प्रश्नों का स्वरूप अति लघुत्तरी, प्रश्नों की संख्या देखिए, अति लघुत्तरी 15 आएंगे, पहले भी थे, 2 नंबर के हैं। पहले 3 मार्कर्स थे, अब 2 मार्कर्स हो गए, 20 शब्द में लिखना है। लघुत्तरी 10 है इनकी संख्या, एक क्वेश्चन 7 नंबर का होगा, पहले 5 नंबर का होता था। 60 शब्द में लिखना है, पहले 50 शब्द में लिखना था। दीर्घ लघुत्तरी 5 आएंगे, दीर्घ उत्तरी 5 आएंगे, जिनकी संख्या 10 होगी और शब्द होंगे, जिनके नंबर होंगे 10 और शब्द होंगे 200। यानी कि अब एक 2 मार्कर्स, एक 7 मार्कर्स और एक 10 मार्कर्स, इस कैटेगरी में चीजें आ गई। पहले 3 था, 5 था, 11 था। आई बात समझ में? तो अब हो गया है 2 मार्कर्स, 7 मार्कर्स, 10 मार्कर्स। मैं क्लियर कर दूं, अगर इनको जोड़ते हैं तो लगभग 3800 शब्द तुमको लिखने पड़ेंगे। इस हिसाब से 1 मिनट में तुमको 21 शब्द लिखने हैं। अब जिस बच्चे की स्पीड है 1 मिनट में 21 शब्द, वो बच्चा पेपर को अटेम्प्ट करेगा, यानी कि शब्द संख्या बढ़ गई है। क्या 1 मिनट में 21 शब्द लिख पाओगे? अगर हाँ तो आप मेंस के लिए कंप्लीट हो, नहीं तो फिर प्रैक्टिस कीजिए। अब आते हैं अगले पेपर की तरफ। पेपर चतुर्थ में याद रखना, ये जो मैंने आपको बताया है ना, ये पेपर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड के लिए है। तो पेपर फर्स्ट में क्या आएंगे? 15 2 मार्कर्स, 10 7 मार्कर्स, 5 10 मार्कर्स। ठीक सेकंड में भी होगा, ठीक थर्ड में भी होगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड में जो क्वेश्चन का पैटर्न होगा वो ऐसा होगा। फिर आते हैं पेपर फोर्थ में। पेपर फोर्थ में क्या होगा सुनना, 2 मार्कर्स 16 आएंगे, 7 मार्कर्स 8 आएंगे, 11 मार्कर्स 4 आएंगे और 18 मार्कर्स 1 आएगा। इस हिसाब से टोटल प्रश्नों की संख्या 29 होगी और कुल अंक कितने होंगे इसमें? तो वही 150 करके इस प्रकार से चीजों को शामिल किया जाएगा। फिर आते हैं पेपर 5 और पेपर 6 में। तो इसमें क्या है, प्रश्नों की संख्या देखेंगे तो 1000 जो शब्द हैं वो 1 आएगा, 500 शब्द वाला 1 आएगा, 5 शब्द वाला 1 आएगा, 250 शब्द वाला 1 आएगा। पूर्णांक देखेंगे तो 50 20 15 15 इस प्रकार से 100 नंबर का होगा और इसमें 2.5 घंटे का प्रोसेस रहेगा। तो ये हमारा है
पूरा कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया। अब सिलेबस को डिकोड करने के लिए मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो सिलेबस को डिकोड करेंगे हम अगले वीडियो में। फिलहाल बस सिलेबस दिखा देता हूं कि क्या क्या आया है एक बार। पेपर फर्स्ट के खंड आ में इतिहास है, इतिहास में 5 यूनिट हैं। पेपर फर्स्ट के खंड बा में भूगोल है, जिसमें भारत का भूगोल, भारत में कृषि, आपदाएं एवं तकनीक और मध्य प्रदेश का भूगोल, इस प्रकार के यूनिट शामिल किए गए। पेपर सेकंड के पहले पार्ट में संविधान है, शासन व्यवस्था है, राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना है। और पेपर सेकंड के खंड बा में समाजशास्त्र है, ध्यान रखना, खंड बा में क्या है, समाजशास्त्र। पेपर थर्ड के खंड आ में पूरी अर्थव्यवस्था है, यूनिट 1, 2, 3, 4, 5। और पेपर थर्ड के खंड बा में विज्ञान, तकनीक और जन स्वास्थ्य है, 1, 2, 3, 4, 5। फिर आता है पेपर 4। पेपर 4 के खंड आ में दर्शन है, मनोविज्ञान है, लोक प्रशासन है, केस स्टडी है, यूनिट 1, 2, 3, 4 और 5 में केस स्टडी है। पेपर 4 का सेकंड पार्ट जो है उसमें उद्यमिता है, प्रबंधन है, व्यक्तित्व विकास और केस स्टडी है, यूनिट 1, 2, 3, 4, 5। फिर आते हैं यूनिट पेपर नंबर 5 में, इसमें हिंदी है, और पेपर नंबर 6 में निबंध है। अब इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। ये सिलेबस है, आप भी समझ रहे हैं, डिकोड करने में टाइम लगेगा। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।